देखो एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था बहुत कुछ, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन तो ये एडिशन का जस्ट अपोजिट है। आपने देखा था अल्कीन में क्या करते थे हम लोग, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक्स वाई जोड़ते थे, क्या होता था? एडिशन। अल्कीन का एडिशन एक्स और वाई जुड़ जाता था। अरे ऐसा नो, ऐसा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा टूटता है, एक पाई और एक सिग्मा की तरह से। हालांकि पता है ये HCl है तो ये सिग्मा हैवी आयनिक हो गया एक तरह से। HCl में सिग्मा बॉन्ड तो है बट हाईली पोलर H+Cl- में तो Cl-Cl बॉन्ड होता तो हम बोलते सिग्मा पे तोड़ना है, लेकिन एक पाई तो डेफिनेटली तोड़ना है क्योंकि कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड नॉन पोलर है, तो इसको तो तोड़ना ही पड़ेगा। और ये बॉन्ड तोड़ के दो सिग्मा बन रहे हैं, इसीलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इट इज रिलीज ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन। अब बताओ अल्कीन में कितने ही एडिशन करें? नोट्स कंप्लीट है। HX एडिशन, वाटर एडिशन, X2 एडिशन, कितने सारे एडिशन, एकदम ढंग से नोट्स बनना चाहिए। एलिमिनेशन जैसे इसका रिवर्स है। यहाँ पे X और यहाँ Y लिया और यहाँ पे कोई रिएजेंट लिया, कंडीशन भी थोड़ा होना चाहिए, जनरली हीट होना चाहिए। क्यों हीट होना चाहिए? क्योंकि दो सिग्मा टूटता है, ये दोनों सिग्मा हटाएंगे और बीच में फिर से पाई बॉन्ड आ जाएगा। देखो है ना, एक्स वाई हट गया, एक पाई एक सिग्मा बना लेकिन दो सिग्मा टूटा। तो ऑलमोस्ट ऑल एलिमिनेशंस आर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक हीट इज नीडेड। देखो एलिमिनेशन जो है ना, या तो वेरी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा, मतलब मान लो इतना स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है कि ये दोनों बॉन्ड तोड़ने का एबिलिटी रखता है, या फिर रिएजेंट थोड़ा वीक है तो हीट करना पड़ेगा। तो ऐसा जरूरी है कि मतलब ऑलवेज हीट इज रिक्वायर्ड। समटाइम्स रिएजेंट इज केपेबल ऑफ ब्रेकिंग बोथ द सिग्मा, समटाइम्स रिएजेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उस रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगा रूम टेम्परेचर या थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे। क्लियर है? तो नहीं लगता एलिमिनेशन इज रिवर्स ऑफ एडिशन। दो ग्रुप ऐड हुआ, एटम या ग्रुप ऐड हुआ, यहाँ पे दो एटम या ग्रुप हट गया। अब यहाँ पे बोला जाता है टाइप्स में, अगर हम बात करें क्विकली टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, तो आप बोल सकते हो कि अगर X और Y HX है, मतलब जो दो एटम या ग्रुप हट रहा है वो X के जगह पे H है और Y के जगह पे हेलोजन, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है ना। और अगर मान लेते हैं इसके जगह पे H और OH है, मतलब दो ग्रुप जो हट रहा है H और OH है, तो उसको क्या बोल देंगे? हाइड्रेशन। ठीक है। अच्छा, इसी के जगह पे अगर मान लेते हैं X और X है, मतलब Cl है, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? डिहैलोजिनेशन। तो ये टाइप्स है ना, मैकेनिज्म के बेसिस पे टाइप नहीं है। ये टाइप तो हमने लिख दिया, इज इट ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म? नहीं, जो दो एटम या ग्रुप हट रहा है उसके बेसिस पे टाइप है। मैकेनिज्म के बेसिस पे टाइप E1 E2 E1 CB वो सब है। समझ में आ रहा है? हम लोग एक तरह से दोबारा पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन, तो ऑब्वियसली सब पार्ट को टच करते हुए जो पार्ट बचा है वो है ना, मेरी बात समझ रहे हो? जैसे डिहाइड्रेशन हमने पढ़ा दिया है, क्लियर है? जो जो पार्ट रिमेनिंग है उसको पढ़ाएंगे, बट जो पार्ट ऑलरेडी पढ़ा रखा है उसको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? लिखो जल्दी से। सो आप बोल सकते हो एलिमिनेशंस आर एंडोथर्मिक, मोस्ट ऑफ द एलिमिनेशंस आर endothermic, whereas additions are exothermic. Additions are obviously reverse of elimination. Yes sir, yes or no? Yeah, elimination is reverse of addition. एक शॉर्ट नोट बनाओ, फाइनल नोट तो हम लोग नोट में शेयर करूंगा, PDF वही लिख लेना है।
क्लियर है? बोलो। So can we say कि what are the compounds, organic compound which can give elimination? कौन कौन सा ऐसा organic compound है जो elimination दे सकता है? HX निकालना है, मतलब अल्काइल हैलाइड। अरे यहाँ H और यहाँ X है, तो अल्काइल हैलाइड हुआ ना। अगर H और OH है तो अल्कोहल हुआ ना। दोनों जगह हैलोजन है तो डाइहैलाइड हुआ ना। What are the organic compounds which can give elimination? कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है बताओ? तो हम बोल सकते हैं, है ना, अल्काइल हैलाइड, है ना, वीक बेस एंड हीट, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। सो मोस्ट कॉमन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, वन ऑफ द फेमस रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, नॉट मोस्ट कॉमन, अल्काइल हैलाइड अदर रिएक्शंस भी देते हैं, आगे पढ़ेंगे। अल्काइल हैलाइड मतलब समझते हो? कार्बन मस्ट बी कनेक्टेड, हैलोजन मस्ट बी कनेक्टेड विद sp3 कार्बन, समझे? नॉट sp2 कार्बन। अल्काइल हैलाइड बोल रहा हूं, नॉट अल्किनाइल हैलाइड या अल्काइनाइल हैलाइड, ऐसा नहीं। हैलोजन मस्ट बी कनेक्टेड व्हाट, है ना, ऑल्दो sp2 से भी जुड़ा होता है तो कंसेक्यूटिव एलिमिनेशंस होता है, वो बाद में देख लेंगे। तो पहला अल्काइल हैलाइड कौन सा रिएक्शन दे सकता है? एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस एंड हीट, एंड इवन स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में भी एलिमिनेशन देता है। सो व्हाट इज द फेमस रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड? एलिमिनेशन। व्हाट इज द फेमस रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड? तो इसकी मैकेनिज्म E1 और इसकी E2 होती है, कभी-कभी E1 CB भी होती है। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड E2 मैकेनिज्म के थ्रू एलिमिनेशन देता है, और वीक बेस के प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड E1 मैकेनिज्म के थ्रू एलिमिनेशन देता है। सो व्हाट इज द फेमस रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड? वेरी फेमस, एलिमिनेशन। समझ में? उसी तरह से अल्कोहल्स, अल्कोहल्स को अगर तुम पास करा देते हो बच्चे, 3-4 रिएजेंट है यहाँ पे, है ना, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, है ना, या कॉन्संट्रेटेड H3PO4 एंड हीट, है ना, या फिर Al2O3 एंड हीट, या फिर ZnCl2 एंड हीट। इसमें कभी कभी P2O5 एंड हीट भी लिया जाता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, Al2O3 एंड P2O5। इन सब के केस में अल्कीन मिलता है। और यहाँ भी क्या मिलेगा अल्काइल हैलाइड से? अल्कीन। यहाँ भी अल्कीन। मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ आपको कि कौन कौन सा कंपाउंड है जो एलिमिनेशन के लिए बदनाम है या जाना जाता है। सो कौन कौन सा कंपाउंड एलिमिनेशन कर सकता है, लेकिन रिएजेंट अलग है बच्चे। अल्काइल हैलाइड के लिए वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि अल्कोहल के लिए क्या है? और यहाँ पे ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द केसेस में OH मस्ट बी कनेक्टेड विद sp3 कार्बन। सैचुरेटेड अल्कोहल का बड़ा फेमस रिएक्शन है एलिमिनेशन, और स्पेशली ये दोनों ना आगे पढ़ेंगे, ये दोनों E1 मैकेनिज्म से होता है। मतलब अल्कोहल को कॉन्संट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 से पास कराते हैं तो E1 मैकेनिज्म के थ्रू एलिमिनेशन होता है। अभी E1 ज्यादा अच्छे से आता नहीं है, समझ में है? जबकि अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन E1, E2 और E1 CB के थ्रू होता है। ये सब जो है ना, ये सारे रिएजेंट एलिमिनेशन तो देता है बट E1 के थ्रू नहीं देता है ना। कुछ रिएजेंट जो एलिमिनेशन E2 के थ्रू देता है। अब E2 क्या है, E1 क्या है, E1 CB क्या है, यही सीखना है। लेकिन अभी मेनली हमें क्या सीखना है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिमिनेशन देता है। मोस्ट कॉमन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब जैसे मैं बोलूं तुमसे कि अल्कीन क्या देगा, तो दिमाग में बैठा हुआ है ना कि अल्कीन एडिशन रिएक्शन देगा। अल्कीन का बड़ा फेमस रिएक्शन कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी आपने देखा क्लासेस में चल रहा है कि बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का कॉमन रिएक्शन क्या है, देखो याद हो रहा है धीरे धीरे। उसी तरह कोई आज के बाद बोले अल्काइल हैलाइड का कॉमन रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन है ना। बाद में देखेंगे अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन भी देता है, न्यूक्लियोफिलिक। दो रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड का, दो रिएक्शन है, एक एलिमिनेशन और एक सब। अल्कोहल का भी दो रिएक्शन है बच्चे, एलिमिनेशन तो है ही। अच्छा, ये डजंट मीन कि अल्कीन सिर्फ एडिशन देता है। क्या हमने अल्कीन का एडिशन पढ़ा तो क्या अल्कीन सिर्फ एडिशन ही देता है? अल्कीन का ओजोनोलिसिस देखा तुमने?
कि नदर रिएक्शंस भी देते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन अल्कीन का करोगे तो 80 क्वेश्चन पता चला किस पे मिलेगा, एडिशन पे। उसी तरह अल्काइल हैलाइड के अगर 100 क्वेश्चंस करोगे तो हो सकता है 30-40 क्वेश्चन एलिमिनेशन पे मिले और बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे मिले। अल्कोहल का बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो कॉमन रिएक्शन एलिमिनेशन बड़ा फेमस रिएक्शन है अल्कोहल का। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में अल्कोहल्स क्या देता है, एलिमिनेशन। उसी तरह से थर्ड केस में अगर हम आ जाए कि डाइहैलाइड का क्या रिएक्शन है, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, है ना, टेट्राहैलाइड, समझते हो? मतलब एक हेलोजन नहीं, 2 हेलोजन है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ध्यान रखना, दोनों हेलोजन sp3 से जुड़ा है। यहाँ पे सारे हेलोजन 3 के 3 हेलोजन sp3 से जुड़ा है। तो इस केस में ना मेटल पाउडर एंड हीट लेते हैं। मेटल पाउडर ये उस दिन नहीं पढ़ाया था, और यहाँ भी अल्कीन बनते हैं, कभी कभी यहाँ अल्काइन भी बन जाता है, समझ में? डाइहैलाइड के केस में तो व्हाट आर द कंपाउंड नोन फॉर एलिमिनेशन? अल्काइल हैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड, एंड व्हाट आर द अदर कंपाउंड्स? अल्कोहल्स। लिख लो। तो अभी तक हमने ये सीखा एलिमिनेशन एंडोथर्मिक है ना, कौन कौन से कंपाउंड्स में एलिमिनेशन होने के चांसेस है, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, ये सब है ना। सो इसका जो टाइप है बच्चे बेस्ड ऑन मैकेनिज्म वो है 1-1 एलिमिनेशन, 1-1 एलिमिनेशन। सेम कार्बन से अगर दो, एक बातें इधर देख, सेम कार्बन से अगर 2 ग्रुप हट गए, है ना, सेम कार्बन से X भी हटा Y भी हटा, तो इस केस में कार्बीन बनते हैं। 1-1 एलिमिनेशन से कार्बीन बनता है। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये बना और तुरंत कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि कार्बन इसमें कितना बॉन्ड बनाया, देखो 2 बॉन्ड बनाए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बीन्स आर रिएक्शन इंटरमीडिएट, जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन, कार्बन एंड फ्री रेडिकल। कार्बीन्स आर रिएक्शन इंटरमीडिएट, बट कार्बीन्स बनते हैं कैसे? 1-1 एलिमिनेशन। सेम कार्बन से 2 ग्रुप हटते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, अगर आप क्लोरोफॉर्म लेते हो, क्लोरोफॉर्म को अगर OH- से रिएक्शन कराते हो क्लोरोफॉर्म, तो ये OH- इस H+ को लेके जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आता है तो सेम कार्बन पे नेगेटिव आ गया और क्लोरीन भी है, तो Cl- निकल भी जाता है। तो एक तरह से देखो क्या निकला, सेम कार्बन से H+ भी निकला, Cl- भी निकला। तो इसको बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन, और इसमें डाइक्लोरोकार्बन बनता है ना, H2O एंड Cl-। Cl- H+ तो OH- ले गया, तो ये दोनों जुड़ के वाटर बना देगा, Cl- फ्री हो लेगा। अच्छा, इस कार्बन को कोई लॉस गेन नहीं है। देखो, एक बॉन्ड अगर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ रहा है तो उसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन जा भी रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहीं पड़ा रहे और ये निकल गया। अच्छा, एक चीज और, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस पे आए थे यहाँ नेगेटिव आए, और ये निकला तो यहाँ पॉजिटिव आया, इसलिए वो न्यूट्रल हो गया, है ना। यहाँ पे 2 हेटेरोलिसिस साइमल्टेनियसली हुआ है। क्या हुआ यहाँ पे? 2 हेटेरोलिसिस। देखो, एक हेटेरोलिसिस में H और C का सिग्मा इलेक्ट्रॉन C पे आ रहा है, और दूसरे हेटेरोलिसिस में C और Cl का सिग्मा इलेक्ट्रॉन Cl पे जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि ये दोनों ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल लेता तो यहाँ +2 आ जाता। अगर ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर XY लेके जाता तब तो यहाँ पे +2 आ जाता। डाइवैलेंट कैटायन इम्पॉसिबल होता है। एक X- के फॉर्म में निकला तो एक X+ के फॉर्म में निकला, नेट इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा रहा। तो दिस इज कॉल्ड 1-1 एलिमिनेशन। कोई बोले क्लोरोफॉर्म को बेस से रिएक्शन कराने से क्या बनता है, मतलब यहाँ पे बेस मतलब क्या, KOH वगैरह होगा। बेस मतलब क्या, KOH। तो OH- H+ में दोस्ती हो गई, K+ और Cl- में दोस्ती, कार्बन हो गया। यहाँ पे K+ भी रहेगा ना बच्चे, आ रहा है समझ में? KCl और ये सब बन गया। तो 1-1 एलिमिनेशन से क्या बनता है, कार्बन। मैकेनिज्म के बेसिस पे 1-2 एलिमिनेशन भी होता है। 1-2 एलिमिनेशन नाम से ही क्लियर है बच्चे, 2 ग्रुप हटेगा जरूर, लेकिन एडजेसेंट कार्बन से।
इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, समझ में आया? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर ये दोनों ग्रुप जो हट रहा है, अगर ये H और X है तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी हेलो हाइड्रोजनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं। ये H और ये OH है तो डिहाइड्रेशन, दोनों हेलोजन है तो डीहेलोजिनेशन, अभी पढ़ा है हमने। तो 1-2 एलिमिनेशन से भी अल्कीन बनता है, लेकिन 1-1 एलिमिनेशन से क्या बनता है? कार्बीन बनता है। कभी कभी एलिमिनेशन जो है 1-3 भी हो सकता है, कभी कभी 1-4 भी हो सकता है, लेकिन वो उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। मेनली आपको क्या पढ़ना है? 1-2 एलिमिनेशन। पूरा एलिमिनेशन का मतलब 1-2 एलिमिनेशन। अब हम देखते हैं कि 1-2 एलिमिनेशन का फर्दर मैकेनिज्म E1 है, E2 है, E1CB है, कभी कभी E इंटरनल भी, समझ में आया? तो ये टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन है। आपका नोट्स में ऐसे ही बनना चाहिए, इसमें ज्यादा नहीं भी लिखा चलेगा, लेकिन आपको ये बताना है कि 2 हाइड्रोलिसिस ऑन द सेम कार्बन विल गिव कार्बीन। थोड़ा बहुत याद रख लें। एडजेसेंट कार्बन से अगर 2 ग्रुप या एटम हटता है तो अल्कीन बनता है। एडजेसेंट कार्बन से 2 ग्रुप या एटम का हटना इन सारे मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अब डिपेंड करता है कि जब मैं बोलूं H और X हट रहा है तो H और X मेनली इन तीनों से होता है, मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन सिर्फ E1 से नहीं होता है, E2 और E1CB से भी होता है ना? अच्छा, आपके सिलेबस में डिहाइड्रेशन के लिए मेनली E1 पढ़ना है, E2 नहीं पढ़ना है, डिहाइड्रेशन बाय E2 नहीं पढ़ना है। मेरी बात समझे? अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन E1, E2, E1CB सबसे होता है, लेकिन अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता होगा सबसे, लेकिन पढ़ना किससे? E1 से। मेरी बात आ रही समझ में? डीहेलोजिनेशन का देखेंगे, इससे अलग ही चलता है थोड़ा बहुत, है ना? 1-3 एलिमिनेशन, मान लो 2 ग्रुप 1-3 कार्बन पे है, अगर यहाँ से हट गया ये दोनों तो साइक्लोप्रोपेन बन गया, ये और ये हट गया, आपस में जुड़ गए, समझ में? 1-4 एलिमिनेशन, अगर 2 कार्बन 1-4 पे है, सॉरी 2 ग्रुप 1-4 पे और ये दोनों हट रहा है, तो चांसेस क्या है बनने का? अल्कीन नहीं बनना है। ऐसे जरूरी कि एलिमिनेशन ऑलवेज गिव अल्कीन। 1-1 एलिमिनेशन गोइंग टू गिव यू कार्बीन, 1-2 एलिमिनेशन से अल्कीन अल्काइन दोनों बन सकता है, ये बताएंगे दोनों ही बन सकता है बच्चे। मोस्टली 1-2 एलिमिनेशन से अल्कीन बनेगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन से। 1-3 से मोस्टली क्या बनेगा? 1-4 से। क्लियर हो रहा है? लिखो इसको। तो अभी इससे पहले जो हमने बताया था टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन, वो किसके बेसिस पे था? कौन सा 2 एटम या ग्रुप निकल रहा है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, डीहेलोजिनेशन। अब अगर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है तो उसके पीछे क्या क्या मैकेनिज्म, समझ में आ रहा है? लिखो। सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं, डिहाइड्रेशन सेल्फ स्टडी रहेगा, ठीक है? डिहाइड्रेशन बाय H2SO4 और H3PO4। उसका स्टोरी क्या था याद है? कि सबसे पहले OH जिस कार्बन पे है, बोलो, है ना? एक बार रिकैप करा देता हूं बच्चे डिहाइड्रेशन भी, ताकि आप जितना क्वेश्चन और नोट्स में लिखा हुआ है बात दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आना चाहिए, ठीक है? उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि कौन सा अल्कोहल पहले डिहाइड्रेशन देगा, तो अल्कोहल व्हिच कैन फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन इन द वेरी फर्स्ट स्टेप अंडरगो डिहाइड्रेशन फर्स्ट, इस तरह का क्वेश्चन कराया था। तो क्विक स्टोरी बता देता हूं। डिहाइड्रेशन, है ना? क्विक डिहाइड्रेशन, तो कोई भी अल्कोहल बच्चे, है ना, एनी अल्कोहल concentrated H2SO4 और H3PO4 concentrated and heat, OH और H हटा दो, अल्कीन बना दो। और जब भी अल्कीन बनेगा, स्टेबल अल्कीन बनाओ, क्राउडेड अल्कीन बनाओ, दैट इज आल्सो नोन एज सेटजेफ अल्कीन, है ना? और इसका पूरा मैकेनिज्म क्या था, अगर क्विकली बात करें तो मैकेनिज्म पूरा डिटेल में नहीं बताना है। सबसे पहले जिस कार्बन पे OH है उसको प्रोटोनेट करके वाटर के फॉर्म में निकाल दो। जहां OH है प्रोटोनेट होके ये फास्ट स्टेप होगा, और यहां पे आ जाएगा प्लस, और जैसे ही प्लस आया हीट के प्रेजेंस में
प्लस के बगल वाले कार्बन से H निकाल के H प्लस निकालना है यहाँ से, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्या बना दोगे? तो ये स्टोरी है, लेकिन डोंट फॉरगेट टू rearrange. If there is possibility to get even more stable carbocation, you have to take care of that. बताया? बोलो. तो what is the story of dehydration in case of H2SO4 and H3PO4? Very first step में वहीं पे H plus लाओ जहाँ वह जुड़ा है, rearrange करना है तो करो, and then rearranged carbocation के respect में, rearranged के respect में ये अल्फा है, जितना भी अल्फा है बारी बारी से हर अल्फा से क्या निकाल दो? हाइड्रोजन, है ना? जैसे इसमें अगर क्वेश्चन ऐसा करना हुआ, मान लो ये क्वेश्चन है, सपोज ये है H प्लस हीट दिया है, क्या बनेगा? तो शॉर्टकट स्टोरी क्या थी अपनी? सबसे पहले ये हटा, यही प्लस आया, फिर क्या शिफ्ट होगा? 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। सबसे पहला स्टेप, ऐसे देखो इसका प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, इसका प्रोडक्ट ये, क्लियर है? कैसे बना होगा? सबसे पहले H प्लस आया और वाटर निकला, शॉर्टकट, अरे बोलो, यहाँ प्लस आ गया, जिस कार्बन पे OH वहीं प्लस आएगा। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट 3 है, अगर बगल वाले कार्बन से एक मिथाइल उधर शिफ्ट कर दें, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, क्या हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 5 देखो तो ऐसा बनेगा। एक CH3 माइनस निकाल के यहाँ लगा दिया, तो CH3 माइनस और इस कार्बन प्लस, वो तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से CH3 माइनस निकला तो इस कार्बन पे क्या आएगा? अब ये मत बोलो रीअरेंजमेंट नहीं आता, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अब यहाँ पे क्या करना है? अब लास्ट वाला स्टोरी, सबसे स्टेबल बन चुका है कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन अगर स्टेबल बन चुका है तो अब देखो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ भी H है, इधर भी H है और यहाँ भी H है। कार्बोकेटायन के एडजेसेंट में जहां जहां पे H होगा सारे H को ध्यान में रखो, यहाँ से H निकालोगे, H प्लस निकालोगे तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, और वो बना दिया सेट। अगर तुम चाहते यहाँ पे तो एक प्रोडक्ट ऐसा भी बना सकते थे, लेकिन क्या वो मेजर है? नहीं। देखो यहाँ से H और यहाँ से H प्लस निकाला तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पाई बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेटजेफ, एंड दिस इज हॉफमैन। तो जनरली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल in case of H2SO4 and H3PO4 will give सेटजेफ या हॉफमैन। तो इसका की पॉइंट्स भी लिखा है और उस पे 10-20 क्वेश्चंस भी कराए, तो फाइनल नोट में अब हमें वो सब चाहिए। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 एंड H2SO4 के की पॉइंट्स चाहिए और 10-15 क्वेश्चंस भी चाहिए जो हमने कराए हैं, ठीक है? उसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा आपसे कि कौन पहले डिहाइड्रेट होगा, मान लो ये पूछ दिया, कौन पहले डिहाइड्रेट होगा? व्हाट इज द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन? व्हाट इज द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन? रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, कौन सा अल्कोहल सबसे पहले डिहाइड्रेट होगा? सो द अल्कोहल व्हिच कैन फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायन इन द वेरी फर्स्ट स्टेज विल बी डिहाइड्रेटेड फर्स्ट। कांसेप्ट सीखो, 3 to 1, वेरी गुड, है ना? यहाँ जैसे हटेगा या प्लस आएगा, वो 2 बार रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ एलाइलिक कार्बोकेटायन और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किस पर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसमें और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रेट ऑफ डिहाइड्रेशन पे, जैसे होता है कि 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, व्हाट इज द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स? 1 तो 3 डिग्री पहले ना, तो फिर बोल रहा हूँ डिहाइड्रेशन अब एकदम तुम्हारा लेवल बहुत अच्छा हो जाना चाहिए डिहाइड्रेशन पे, कि डिहाइड्रेशन तो सर H2SO4 और H3PO4 के प्रेजेंस में आता ही है सर, एकदम डाउट मत करो, है ना? मतलब ऐसे बोलो कि सर आपको टेंशन लेने की जरूरत है, डिहाइड्रेशन का सवाल बना लेंगे। यहाँ पे कभी कभी गलती होने के चांसेस क्या होते हैं? हम भूल जाते हैं रीअरेंज करना। हम क्या भूल जाते हैं? रीअरेंज करना, है ना? तो नोट्स में आप देखो, कम से कम मैंने की पॉइंट्स भी लिखाए जब पढ़ाए थे फर्स्ट टाइम, तो है ना? की पॉइंट्स भी यहाँ लिखा है, कुछ क्वेश्चंस भी कराए डिहाइड्रेशन का। ये सारे डिहाइड्रेशन के 12 क्वेश्चंस हैं, है ना? पहले क्वेश्चंस करा दिया, फिर की पॉइंट्स लिखा दिया।
ये करा हुआ है नोट्स में, पहले ही कराया हुआ है, देखो हाँ कराया हुआ है। अच्छे क्वेश्चन हैं डिहाइड्रेशन के। अभी जब माइनर टेस्ट में डिहाइड्रेशन के सवाल आएंगे तो बोलना नहीं कि नहीं हुआ है, मार्क्स आने चाहिए। डिहाइड्रेशन और एडिशन का कोई भी सवाल है, चाहे NAR का क्यों ना आ जाए, एल्डिहाइड कीटोन में कुछ ऐड करने वाली बात थी, अरे याद करो एल्डिहाइड कीटोन में आपने क्या ऐड किया था, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसमें भी रेट वाला क्वेश्चन आएगा, कौन सा एल्डिहाइड कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है। 10-12 क्वेश्चन कराए हमने, तो अभी माइनर में भर भर के रहेंगे क्वेश्चन इस पे, और आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं आता है। ओके, लिखा हुआ है ना सब चीज, है ना। एक बार नोट्स देखो, की पॉइंट्स देखो, स्टोरी रिकैप कर लिया कि सबसे पहले OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें प्लस आएगा, फिर रीअरेंज होगा, फिर रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में उसके बगल में जितने भी पॉसिबल हाइड्रोजन होंगे वहां से H निकाल देना, है ना। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट जो था डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। तो इसमें मैंने बोला कोई भी अल्काइल हैलाइड है बच्चे, ठीक है, नोट्स लिखा हुआ है, इस पे ध्यान दो। इसमें अभी हॉफमैन में आने वाला हूँ, जो केसेस बोल रहा था वो ना हॉफमैन का, वो केसेस अभी डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे कोई भी अल्काइल हैलाइड होगा ना, तो यहाँ पे 3 बातें हैं बच्चे। अगर वीक बेस हीट लेते हैं, ठीक है, तो भी एलिमिनेशन होता है। वीक बेस और हीट लेते हैं तो भी एलिमिनेशन होता है। यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट ही वीक बेस होता है, पोलर सॉल्वेंट ही वीक बेस का काम करता है। वीक बेस मतलब न्यूट्रल, वीक बेस मतलब न्यूट्रल बेस। मेरे नोट्स से भी पढ़ोगे, जहाँ पे E1 of RX लिखाया है जो तुमने, वो नोट्स का PDF है, वहां से भी पढ़ना है। इसका मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में डायरेक्टली ये हट जाता है। ये बॉन्ड ऐसे भी पोलर है, बोलो, और जो सॉल्वेंट है उसमें भी पोलैरिटी, तो सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड टूट जाता है और यही स्टेप RDS, कार्बोकेटायन बन जाता है, कार्बोकेटायन बन जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अल्काइल हैलाइड अगर न्यूट्रल बेस के प्रेजेंस में है और वहां हीट जरूर देना पड़ेगा, न्यूट्रल बेस एंड हीट, ये दोनों पार्ट है। अगर ऐसा है तो ये पोलर बॉन्ड ऑटोमेटिकली हट जाता है। ये स्टेप भी कैसे होगा जरा सोचो, ऑलरेडी बॉन्ड पोलर है ना बच्चे, बोलो। तो जो सॉल्वेंट का नेगेटिव पोल है, सॉल्वेंट का जो नेगेटिव पोल है वो कार्बन को घेरने लगेगा, और सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव पोल है वो हैलोजन को अपनी तरफ बुलाएगा। नहीं समझे? सॉल्वेंट का नेगेटिव पोल किस पे, ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और सॉल्वेंट का पॉजिटिव पोल किस पे, तो हाइड्रोजन हैलोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये स्टेप में देखो, यहाँ कार्बोकेटायन बन गया, समझे, और जो X- निकला उसको सॉल्वेंट और अच्छे से सराउंड कर लिया। समझ में आ रहा है? सॉल्वेंट का पॉजिटिव पोल मतलब हाइड्रोजन, उसको और अच्छे से सराउंड कर लिया है, कोई भी पोलर सॉल्वेंट होगा तो पहला स्टेप कैसे हुआ ये बात समझ में आया? पोलर सॉल्वेंट नॉट ओनली हेल्प इन द आयोनाइजेशन ऑफ पोलर सिग्मा बॉन्ड, आयोनाइजेशन मतलब ब्रेकिंग, पोलर सॉल्वेंट नॉट ओनली हेल्प इन द आयोनाइजेशन ऑफ पोलर सिग्मा बॉन्ड बट आल्सो सॉल्वेट द आयंस फॉर्म्ड। जो कार्बोकेटायन बना और X- बना उसको हाइड्रेट भी किया। और इसके बाद बड़ा सिंपल स्टेप है, ये पहला स्टेप है में रीअरेंज, ठीक है, और दूसरा स्टेप बड़ा सिंपल है। इसमें क्या करना है आपको, कार्बोकेटायन के बगल वाले कार्बन से क्या हटा देना। फिर से वही बात हो गई, हीट के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चे, जैसे डी अल्कोहल में था ना, क्या हो रहा था, कार्बोकेटायन के बगल वाले कार्बन से H निकल रहा था, तो यहाँ पे H निकाल के यहाँ पे बॉन्ड बना दो, और ये हीट के प्रेजेंस में होगा। तो E1 of RX को लेके पूरी स्टोरी और उसमें जितने क्वेश्चंस मेरे नोट्स में वो करने हैं, E1 of RX को
पूरी स्टोरी बनानी है जितनी है ना? वो नोट्स तुमने उधर से ही लिखा है E1 ऑफ Rx को, डायरेक्ट पीडीएफ से लिखा है? E2 है या E1 है? ये तो E2 लिखा हुआ दिख रहा है मेरे को। E1 ऑफ अल्कोहल, हाँ यहाँ पे लिखा है जी E1 ऑफ Rx, बड़ा डिटेल में लिखा है E1 ऑफ Rx, मैकेनिज्म भी बताया है, ये पीडीएफ से ही लिखी है ये, आप देख लेना एक बार। तो E1 ऑफ Rx में है ना, ये सारे क्वेश्चंस भी है E1 ऑफ Rx का, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, की पॉइंट्स हैं, सेटजेफ रूल है, सेटजेफ रूल भी लिखा है। और जैसे ही E1 ऑफ Rx खत्म हुआ है ना, उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया है E1 ऑफ अल्कोहल, है ना? E1 ऑफ अल्कोहल जैसे ही खत्म हुआ है, बीच में फिनाकोल वगैरह नहीं करना है, फिर है E2 ऑफ Rx। समझ में आ रहा है? तो आप इसके नोट से भी और जो भेजा है वहां से भी अपनी होता फोटो खींच के लेके जाओ इसको और इसको करो, ठीक है? व्हाट इज E1 ऑफ Rx? ऑब्वियसली कौन कौन सा रिएजेंट है वो देखना, वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से नोट डाउन करना। ध्यान रखना यहाँ पे बेस न्यूट्रल होता है, इसीलिए बिना हीट का प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होता। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे यहाँ पे कि जब तुम एलिमिनेशन कराने जाओगे, यहीं पे ध्यान देना, जैसे कार्बोकेटायन बना, रीअरेंज होना है तो हो गया। अब क्या ये H+ नहीं निकल के वाटर का ही OH- इस पे जोड़ सकता है। अगर मान लो वाटर का OH- यहाँ जुड़ गया, मेरी बात समझ रहे हो? पता चला वाटर यहाँ से H+ नहीं निकाल के खुद न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो कभी भी E1 ऑफ Rx करते हैं तो वहां पर एक तरह से देखो लग रहा है हेलोजन हटके वहां OH आ गया, इसी को बोलते हैं SN प्रोडक्ट, और इसको SN1 भी बोलते हैं। अगर इधर गया तो E1 और इधर गया तो SN1, इसीलिए आगे चल के जब हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां कंपटीशन चलेगा दोनों के बीच में। मैं बताऊं E1 ऑफ Rx है ना, to form alkene by E1 of Rx is not a good method, because in this case substitution product is also there. In this case सिर्फ एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, पैरेलली क्या चल रहा है? एंड सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में बोला जाता है कि एलिमिनेशन भी ठीक ठाक, सब्स्टिट्यूशन भी ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन जब भी आपको रिएजेंट में वीक बेस हीट दिया रहेगा तो आप इस डायरेक्शन में मत सोचना, यही सोचना, अनलेस अनटिल आपको कुछ ना बोले कि हाँ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बताओ। अगर आपको कोई अल्काइल हैलाइड वीक बेस और हीट दिया है तो आप इसी डायरेक्शन में सोचो। क्लियर है? आपको एलिमिनेशन के सब्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। सी है ना, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है ना ऑफ Rx बाय E2 बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है बच्चे, इसमें बहुत कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हो, है ना, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बेस मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड, तो जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ अल्फा है और जिस उसके बगल वाला कार्बन बीटा, जिस कार्बन से फंक्शन ग्रुप जुड़ा है, यहाँ फंक्शन ग्रुप हैलोजन ही है, तो ये अल्फा ये बीटा। तो स्ट्रॉन्ग बेस बीटा से H को निकालता है और अल्फा से हैलोजन को, दोनों साथ में निकालता है और एलिमिनेशन कर देता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट के थ्रू नहीं होता। अब इसका मैकेनिज्म क्या है ना? तो यहाँ पे देखो उस दिन बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चे, वो इसको निकालता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, सब साथ में। मतलब इस बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वेट नहीं कर रहा है कि पहले ये जाएगा कार्बोहाइड्रेट बन लेगा तब हम H को निकालेंगे, ऐसी वाली बात नहीं है। बेस इतना स्ट्रॉन्ग है, वेट नहीं कर रहा है कि ये जाएगा, बेस अपना H+ के तरफ। कौन से कार्बन का H+? बेस कौन से कार्बन का H+ निकालता है? बीटा कार्बन का। और यहाँ पे अगर वो क्लास अभी मैं वहां तक ले जाऊं फ्लैशबैक में, तो वहां पे एक कंडीशन क्लास में बताया था, एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन। ये क्लास में बोला था उस दिन, अगर याद आ जाए तो मजा आ जाएगा, याद आना चाहिए बस। एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन है ना,
यहां पे क्या होता है, देखो ऐसा सिचुएशन है बच्चे, यहाँ H है, यहाँ बेस माइनस है, यहाँ पे X है, ये TS बन गया, ये क्या है TS। मतलब बेस का बीटा कार्बन से H का निकालना, अल्फा बीटा कार्बन और H के बीच का बॉन्ड का टूटना, अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड बनना, अल्फा कार्बन और हेलोजन के बीच का हेलोजन टूटना, बॉन्ड टूटना। देखो रेड से ये दोनों बॉन्ड टूट रहा है और H प्लस और B माइनस आपस में जुड़ रहा है, हेलोजन निकल रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये वन स्टेप रिएक्शन होता है, समझ में आया? अब इसको E2Q बोलते हैं, क्योंकि रेट एक्चुअल में डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड एज वेल एज बेस पे। RDS स्टेप में क्या क्या इन्वॉल्व है? RDS स्टेप में इन्वॉल्व है अल्काइल हैलाइड एज वेल एज बेस, इसीलिए ये रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी 2 है। E2 स्टैंड्स फॉर बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रेट। देखो स्टेप 1 है, लेकिन जो ऑर्डर काइनेटिक्स है उसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एंड दैट्स व्हाई इट स्टैंड्स फॉर बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। दिख रहा है? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ये होता है, तो आपको रिएजेंट रटना पड़ेगा। यहाँ पे रिएजेंट में मोस्ट कॉमन है अल्कोहलिक KOH, ये तो बहुत बार दिखता है, NaNH2 है ना, कोई भी अल्कोक्साइड आयन दिख सकता है, थोड़ा बहुत हीट वगैरह रहे तो सही है, अल्कोक्साइड आयन ये सब बड़ा है ना, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन ये सब काफी स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इथॉक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन है ना। ध्यान रखना सिर्फ इथेनॉल मिथानॉल लेंगे तो वो वीक बेस हो जाएगा, मतलब वो इवन करा सकता है, लेकिन आपको नेगेटिवली चार्ज लेना है, समझ में आया? So alkyl halide in the presence of this negatively charged strong base undergo E2 है ना, और बनाएगा अल्कीन। This is called alpha beta elimination. So strong base का नाम याद रखो। अब देखो यहीं पर E1CB समझाने वाला हूं मैं, लेकिन फिर से बताओ, एक बार रिकैप करा देता हूं। अगर एक बार रिकैप कर लेते हैं पहले, E1 कब, E2 कब और E1CB कब, रिकैप करते हैं। हेलोजन पहले गया, कार्बोकेटायन बना, फिर हाइड्रोजन गया और यहाँ पाई बॉन्ड आया E1। हेलोजन पहले गया, कार्बोकेटायन बना, रीअरेंज हो लिया, रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में फिर बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन गया और कार्बोकेटायन और बगल वाले कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन गया E1। अच्छा ये कब पॉसिबल है? पहले हेलोजन चला जाए फिर हाइड्रोजन जाए, जब वीक बेस होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बोलेगा हाइड्रोजन चल इधर, है ना, मेरे बात समझ रहे हो? स्ट्रॉन्ग बेस के केस में इन ये दोनों साथ में जाते हैं, ये दोनों अल्कोहलिक KOH वगैरह TS के थ्रू, और तब पाई बॉन्ड बनता है। E1CB की स्टोरी क्या है कि पहले H+ गया, मतलब ये पुअर लिविंग ग्रुप है, उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं, जाने का मन नहीं है उसको, तो लेकिन बेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ क्या यूज करते हैं, है ना, वीक बेस हीट। यहाँ क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ पे X ना गुड लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, बात समझना। और स्ट्रॉन्ग बेस लेस बल्की भी होता है। दो बातें, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, लेस बल्की होता है। लेकिन E1CB कब होगा, स्ट्रॉन्ग बेस तो चाहिए, यहां भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, लेकिन यहां जो X है ना वो पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर। और स्ट्रॉन्ग बेस या तो ये पुअर लिविंग ग्रुप है या बेस बल्की, दोनों समझना। मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं क्या है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है लेकिन बल्की नहीं है और हेलोजन भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो दोनों साथ में निकल जाएगा। ओके, दोनों
लेकिन अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप है और स्ट्रॉन्ग बेस है, पुअर लिविंग ग्रुप है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस से तो रहा नहीं जा रहा, H प्लस ले लेगा। और ये पुअर लिविंग ग्रुप है, जल्दी जाना नहीं चाहता, तो बेस क्या करेगा, H प्लस निकाल के कार्ब एनायनिक मैकेनिज्म के थ्रू, मतलब तुरंत H प्लस निकल के कॉन्जुगेट बेस बनेगा। E1CB की पूरी क्या स्टोरी है? अगर कोई बोले E1CB मैकेनिज्म वाइज बताओ, तो आपको ऐसे बोलना है कि बेस ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस ने क्या किया, पहले H प्लस निकाल दिया बच्चे और क्या बना दिया, कार्ब एनायन। TS के थ्रू नहीं, कार्बोकेटायन के थ्रू भी नहीं, पहले ये निकल गया, सॉरी H प्लस निकल गया, ये बेस H प्लस को लेके गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, कार्बन आयन बना। अब हीट वगैरह के प्रेजेंस में अब इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है पुअर लिविंग ग्रुप है, सही बात है, लेकिन कार्बन आयन बनने के बाद उसको जाना पड़ेगा। तो स्टोरी क्या है, पहले H प्लस जाए, कार्बन आयन बने, फिर X माइनस जाए तो E1CB, दोनों साथ में जाए तो E2, पहले X प्लस जाए, सॉरी X माइनस जाए, कार्बोकेटायन बने, फिर H जाए, E1। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ क्लोरीन है और इसको अल्कोहलिक केवल से पास करा दें, तो बताओ क्या प्रोडक्ट होगा? एक क्वेश्चन के थ्रू समझ जाओगे अभी। ऑब्वियसली देखो तो ये अल्फा कार्बन बीटा, पहले तो ये बताओ E1 E2 E1CB, E2 वेरी गुड। अभी E1CB का तो क्वेश्चन एक भी नहीं करा है, लेकिन क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप होता है, क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप होता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, बीच वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब पता है यहाँ से H यहाँ से Cl, वो प्रोडक्ट माइनर है, हॉफमैन है ना ये, बात समझा? ये अगर 20% बनता है तो ये वाला प्रोडक्ट 80% बनेगा, क्योंकि यहाँ से H और यहाँ से Cl जाएगा। अभी लिखो नहीं, समझो। एक दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगर यहाँ मैंने फ्लोरीन ले लिया बच्चे, ये बोला जाता है पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर, और यहाँ अभी भी अल्कोहलिक केवच ही ले रहा हूँ, हीट देना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस तो ले ही रहे ना हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं हीट का जरूरत, लेकिन ये पुअर लिविंग ग्रुप है, तो पहले H निकलेगा और फिर F निकलेगा और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये 80% हो जाएगा। अभी बताता हूँ क्यों, और ये 20% है, ऐसा कुछ, मतलब 2 क्लोरो ब्यूटेन लोगे और अल्कोहलिक केवल से पास कराओगे तो 2 ब्यूटीन 80% बनेगा, 1 ब्यूटीन कम बनेगा। लेकिन वही 2 फ्लोरो लेते हो, अल्कोहलिक केवल लेते हो, तो हॉफमैन वाला मेजर, हॉफमैन वाला मेजर। अभी समझाता हूँ ऐसा क्यों हो गया। सर ये नीचे वाला E1CB, ये E1CB और ये भी E1CB, ये पूरा किसका मैकेनिज्म है, E1CB। अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करता हूँ, लिखो। सो कंडीशन फॉर हॉफमैन एलिमिनेशन क्या है? कंडीशन फॉर हॉफमैन एलिमिनेशन, देखो थ्योरी के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ। पहला केस है व्हेन बेस इज बल्की, मतलब जैसे बहुत क्राउडेड बेस है, जैसे ये काफी ज्यादा बल्की बेस माना जाता है, ये बल्की है ना। अगर मान लो ऐसा है, ये भी बल्की बेस है, ट्राइथाइलेमीन, ये सब बल्की बेस है ना। LTA ये भी बल्की बेस जैसा है ना, जैसे नाइट्रोजन है और उसमें 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया है, ऐसा यहाँ नेगेटिव ले लिया, समझ में, या NH ले लिया, तो बल्की बेस है ये सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ Cl है, अगर हमने इसको अल्कोहलिक केवच से पास करा दिया या सिंपली CH3O Na+ से पास करा दिया, और यहाँ पे हम टर्सरी मतलब बल्की बेस ले लेते हैं, गौर करना, ये गुड लिविंग ग्रुप है, पुअर नहीं। ये दोनों छोटे साइज का बेस है, बहुत बड़ा बेस नहीं है,
तो यहां तक पहुंच के यहां से H यहां से Cl निकाल देगा। ये उतना बड़ा बेस नहीं है, तो वो जो देखो ना, ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन पे हेलोजन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा और ये बीटा। अगर बल्कि बेस नहीं है तो क्राउडेड बीटा कार्बन से H निकाल के यहाँ से H यहाँ से Cl, यहाँ पाई बॉन्ड बना देगा, या यहाँ से H यहाँ से Cl, इधर पाई बॉन्ड या इधर पाई बॉन्ड से। इस केस में ना, इन दोनों केस में ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और ये वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। क्यों मेजर हो गया? क्योंकि ZF है ना। लेकिन इस केस में ना, इसको इन दोनों में आने में क्राउडिंग होगी, वो इस वाले H पे जल्दी आएगा यहाँ पे। मेरे पास समझ लो, अगर कोई बल्कि बेस है ना, तो लेस क्राउडेड बीटा कार्बन से H निकाल के, मेरे पास समझ लो, बल्कि बेस कहां से H निकालेगा? लेस क्राउडेड। तो ये वाला यहाँ मेजर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या बोला? और यहाँ पे ये वाला माइनर। तो कभी कभी लिविंग ग्रुप बल्कि नहीं होता, लिविंग ग्रुप पुअर नहीं होता, फिर भी हॉफमैन बनता है। देखो यहाँ पे क्लोरीन इज द गुड लिविंग ग्रुप, फिर भी हॉफमैन बना है। अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो बल्कि बेस चाहिए। मेरी बात समझ लो, अगर टर्सरी बिटॉक्साइड आयन है बच्चे, तो अल्काइल हैलाइड के थ्रू, चाहे क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, आपको हॉफमैन बना देना चाहिए एज ए मेजर प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पे अगर NaNH2 भी होता तो भी ये बनता, क्योंकि NH2 माइनस स्मॉल साइज बेस है, अल्कोहलिक एसिड स्मॉल साइज बेस है, NH2 माइनस स्मॉल साइज बेस है, मिथॉक्साइड स्मॉल साइज बेस है। टर्सरी बिटॉक्साइड के केस में तो कब हॉफमैन होगा? इन दोनों में भी हॉफमैन होगा, बिल्कुल। ये सब बल्कि बेस है। बोलो, समझ में आ रहा है? सो 3 केस वहां पे लिखा है हमने, ठीक है, जब बेस बल्कि होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में यहां से करते हैं, ठीक है? चलो।